गुड मॉर्निंग इंडिया में सबसे पहले बात ज्ञानवापी मस्जिद मामले से जुड़ी हुई। आज वाराणसी की जिला अदालत इस मामले पर सुनवाई करेगी। कोर्ट में आज मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई है और इसमें अदालत ये फैसला करेगी कि श्रृंगार गौरी केस सुनने लायक है या नहीं। मथुरा शाही ईदगाह मामले में भी आज सुनवाई होगी। याचिका में पूरी जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपने की मांग की गई है। याचिका में 2.37 एकड़ जमीन को खाली कराने की मांग है और इसी जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है। यासिन मलिक को टेरर फंडिंग के 2 मामलों में उम्र कैद की सजा हुई है। मलिक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। उसे तिहाड़ जेल के बैरक नंबर 7 में रखा गया है। हालांकि एनआईए ने यासिन मलिक के लिए फांसी की मांग की थी, लेकिन दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को उम्र कैद की सजा सुनाई। यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद श्रीनगर में हालात तनावपूर्ण हो गए। कई जगह पर सुरक्षा बलों पर पथराव किया गया, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले दागे और एहतियातन घाटी में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। जैसे ही यासिन मलिक को सजा सुनाई गई, वैसे ही जम्मू में कश्मीरी पंडितों में खुशी छा गई। कश्मीरी पंडितों ने जमकर जश्न मनाया और लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। कश्मीर में तैनात सभी सुरक्षा बलों की छुट्टियां अगले आदेश तक रद्द कर दी गई है। साथ ही सेना को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। पाकिस्तान यासिन को सजा सुनाए जाने के बाद बौखला गया है और मलिक का खुलकर सपोर्ट कर रहा है। यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा दिए जाने के बाद जम्मू कश्मीर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि दूसरों का खून बहाने वाले अलगाववादियों को अब उनके किए की सजा मिलनी शुरू हो गई है। फिल्मकार अशोक पंडित ने यासिन मलिक की सजा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन लोगों को संतुष्टि तब मिलेगी जब यासिन मलिक को फांसी की सजा मिलेगी। यासिन मलिक को सजा होने पर गुपकार गठबंधन ने भी प्रतिक्रिया दी है। पीएजीडी ने यासिन मलिक को मिली सजा को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और इसे शांति के प्रयासों को झटका करार दिया। जम्मू कश्मीर में बडगाम जिले में चाडूरा में बुधवार देर रात अलगाववादियों ने कश्मीरी टीवी महिला कलाकार अमरीन भट्ट की घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी। गोलीबारी में उसका भतीजा भी घायल हुआ। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। एनएसए अजीत डोभाल आज अफगानिस्तान को लेकर तजाकिस्तान में होने वाली बैठक में शामिल होंगे। तजाकिस्तान के दुशांबे में चौथे सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान का आयोजन हो रहा है। बैठक में अफगानिस्तान पर तालिबान के 9 महीने के कब्जे के दौरान के हालात की समीक्षा होगी। पीएम मोदी आज हैदराबाद और चेन्नई का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के 20 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद पीएम चेन्नई में 31,400 करोड़ रुपए से ज्यादा की 11 परियोजनाओं की सौगात देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज दिल्ली में एक अहम बैठक बुलाई है और इसमें उन राज्यों के पदाधिकारी शामिल होंगे जहां राज्यसभा की सीटों के लिए चुनाव होने हैं। राज्यसभा की 57 सीटों के लिए 10 जून को चुनाव होगा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भारत की प्राचीन कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए हो रहे सम्मेलन का दिल्ली में उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का लक्ष्य किसानों की आय बढ़ाने के लिए मॉडर्न मार्केटिंग का इस्तेमाल भी इसमें शामिल है और 1 दर्जन से ज्यादा देशों के 100 से ज्यादा कंपनियां इस कार्यक्रम में अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगी। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की धमकी के बाद से महाराष्ट्र सरकार अलर्ट पर है। औरंगजेब की कब्र के बाद अब अफजल खान की कब्र को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। सतारा में अफजल खान की कब्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और कब्र को एक तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है और भारी पुलिस बल की तैनाती यहां कर दी गई है। शिवसेना के राज्यसभा के 2 उम्मीदवार दोपहर 2 बजे नामांकन दाखिल करेंगे। महाराष्ट्र में 6 राज्यसभा सीटों पर 10 जून को चुनाव होना है और इसी कड़ी में शिवसेना ने राज्यसभा के उम्मीदवारों के लिए 2 उम्मीदवार उतारे हैं। शिवसेना से संजय राउत और संजय पवार और राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। महाराष्ट्र में होने वाले राज्यसभा चुनाव में छत्रपति शिवाजी के वंशज छत्रपति संभाजी राजे का एमएनएस का साथ उन्हें मिला है। एमएनएस ने राज्यसभा चुनाव में संभाजी का समर्थन देने का ऐलान किया है। एमएनएस विधायक राजू पाटिल राज्यसभा चुनाव में संभाजी के पक्ष में मतदान करेंगे। राजू पाटिल महाराष्ट्र में एमएनएस के एकमात्र विधायक हैं।
कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस से इस्तीफा देकर अब सिब्बल ने राज्यसभा के लिए लखनऊ में पर्चा भरा। सिब्बल ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया है, जिसे सपा समर्थन दे रही है। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। पीएमओ ने लगभग 30 मिनट तक दोनों के बीच मुलाकात हुई और बिहार में जातीय जनगणना पर सियासी उठापटक के बीच इस मुलाकात को खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लालू प्रसाद यादव के पटना पहुंचते ही राबड़ी आवास पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग गया। लालू ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। माना जा रहा है कि लालू यादव के पटना पहुंचते ही बिहार में राजनीतिक हलचल बढ़ेगी। बता दें कि एनडीए खेमे में आजकल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हाल ही के दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तेजस्वी यादव से नजदीकियों को एनडीए गठबंधन के लिए खतरा माना जा रहा है। गुजरात चुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़े नेताओं को मैदान में उतार दिया है। इस सप्ताह के अंत में पीएम और गृह मंत्री दोनों ही गुजरात का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री ने 28 मई को एटकोट गांव में 40 करोड़ रुपए की लागत से बने अस्पताल का उद्घाटन पीएम करेंगे। वहीं 28 मई को से केंद्रीय मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर गुजरात में रहेंगे। आज योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। सरकार चुनाव के दौरान लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए वादों को पूरा करने की कोशिश करेगी। बजट का फोकस किसानों, महिलाओं, युवाओं पर रहने का अनुमान है। 2022-23 का बजट करीब 6.10 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। यूपी के गोंडा जिले से शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां शख्स को बुजुर्ग पिता को घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं मिली। बेटा अपने पिता को कंधे पर लाद कर अस्पताल के लिए निकल पड़ा। आरोप है कि 4 दिनों में बाहर से मंगाकर 2 इंजेक्शन लगाए थे और अस्पताल से कोई भी दवा भी नहीं मिली। पैसा ना मिलने से नाराज नर्स बार बार बुजुर्ग को लखनऊ रेफर करने की बात कहती रही। मामला सीएमएस ने अब कार्रवाई का भरोसा दिया है। देश में कोरोना के नए वेरिएंट BA.5 का दूसरा मामला सामने आ गया है। दूसरा मामला बड़ौदा से सामने आया है। एक युवक में कोरोना के ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट BA.5 मिला है और ये गुजरात का पहला मामला है। पहला मामला राजस्थान में मिला था। गुजरात में भीषण गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक गुजरात में भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलती दिखाई दे रही है। अगले 2 दिनों तक दक्षिणी गुजरात में छिटपुट बौछारें पड़ सकती हैं। राजस्थान में बना निम्न दबाव का सिस्टम अभी भी सक्रिय है।